नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तनुज बंसल और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। पूरे को कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। और इसके जल्द बाद ही, है ना, इसके जल्द बाद ही कुछ ही देर के इंतजार के बाद आपको कम्युनिकेशन का भी वन शॉट मिलेगा अलग से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई आपके एग्जाम बड़ी जल्दी हैं और आप बड़े बेसब्र हो रहे हो, तो आप ही लोगों के लिए रात रात भर मेहनत करके, क्योंकि आपको पता है कि कोविड सिचुएशन चल रही है, लेकिन फिर भी टीचर्स जो हैं वो काफी मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं और आप लोगों के प्यार की वजह से ही कर रहे हैं। हम भी आपसे इतना प्यार करते हैं, आप भी हमसे इतना प्यार करते हो, तो इसीलिए हमारा भी मन होता है कि आपके लिए मेहनत करें। और प्लीज, तो आज हम शुरुआत करेंगे ईएम वेव्स के बारे में। मेरा नाम तनुज बंसल है और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यार, शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो टुडेज गोल यही है ना, गोल गोल गोल। चलो भाई, ईएम वेव्स की शुरुआत कहां से हुई? ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। तो शुरुआत किसने करी? इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया किसने? मैक्सवेल ने। इसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल टोल्ड अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया कि ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई चीज होती है। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था भाई। हर्ट्ज, हर्ट्ज ऐसा इंसान था जिसने मैक्सवेल की कुछ थ्योरीज का यूज किया और पहली बार ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किया। ये ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करने वाला पहला इंसान था। लेकिन इसने जो वेव्स प्रोड्यूस करी थी उनकी वेवलेंथ बड़ी थी। बड़ी वेवलेंथ की वेव्स प्रोड्यूस करना आसान होता है, तो इसीलिए जो है शॉर्टर वेवलेंथ्स को प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। तो इसको प्रोड्यूस किया भारत के ही साइंटिस्ट जेसी बोस ने। सो भारत का जब भी कोई नाम आता है तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि भाई हाँ, हम भारत के किसी इंसान ने ये चीज जो है वो डिस्कवर करी है। और इसके बाद है मार्कोनी। मार्कोनी साहब ने एंटीना डिस्कवर किया जिससे कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह भेजा। तो यानी कि पहले ईएम वेव्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बात हुई, फिर उसकी डिस्कवरी हुई, फिर शॉर्टर वेवलेंथ्स प्रोड्यूस की गई, क्योंकि पहले लंबी वाली प्रोड्यूस हुई थी, लंबी वाली को प्रोड्यूस करना आसान होता है। तो भारतीयों ने मुश्किल काम किया जो शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस करी, और फिर प्रोड्यूस करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी तो है भाई। आज जो हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, कभी कभी रेडियो भी सुन लेते हैं भाई, ठीक है ना। पहले तो पहले जमाने में बहुत सुना जाता था। तो सिंपल सी बात है कि भाई अब जो है एंटीना के थ्रू इसको भेजा गया है ना। आज की पूरी जो हमारी जनरेशन है वो पूरी ईएम वेव से घिरी हुई है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए हैं भाई। चलिए जी, ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं आगे। आगे में बात क्या करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था भाई? आपको पता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड होता है नहीं होता? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड होता है। ये आप मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हो, आई होप ये तो आपको पता होगा यार, ठीक है ना। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द स्टेडी करंट्स थ्रेडिंग द सरफेस बाउंड्री बाय द क्लोज लूप इन फ्री स्पेस। एक क्लोज लूप है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है, उसमें से इस लूप में से करंट्स निकल रहे हैं, I1 निकल रहा है, I2 निकल रहा है, I3 निकल रहा है। इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है? वो कितना है? I1 I2 I3। तो वो लिख दिया हमने म्यू नॉट टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस I3। ये एम्पियर्स लॉ होता है। लेकिन ये ईएम वेव्स की जो डिस्कवरी हुई थी, जो मैक्सवेल ने इसकी डिस्कवरी करी थी, वो इसी लॉ पे टेस्ट करके करी थी। उनको ये एम्पियर्स का लॉ गलत लगा था। उन्हें लगा था कि भाई एम्पियर, ये तो तुमने गलती कर दी भाई, ये तो कुछ ना कुछ इसमें तुमने गलती करी है कि भाई ये तुम्हारा लॉ जो है वो सही नहीं है। एम्पियर जो है भाई तो अगर उस टाइम पे जिंदा होगा तो मेरे हिसाब से जरूर भाई वो हो गया होगा कि भाई मेरे को गलत कह दिया तुमने, मेरे को गलत कहा, कोई बात नहीं, गलत है तो है। तो अब उसके लिए उसने क्या किया, है ना, उसके लिए उसने क्या सजेस्ट किया? उसने कहा कि एक कैपेसिटर लो, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच चार्ज इज शोन इन द फिगर। ठीक है ना, चार्ज इस पे शो किया गया है,
एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है ना, दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। दोनों प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इस तरीके से है। अगर मैं साथ साथ डायग्राम इसके बना लूं तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। ये कैपेसिटर है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव बैटरी और इधर से हमने नेगेटिव बैटरी लगा रखी है। इसको कह रखा है A2 और इसको कह रखा है A1। इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। A2 वाला एरिया, A2 वाला एरिया, ठीक है ना, A2 उधर को कह दिया, बाहर वाले एरिया को, और A1 जो है इसके बीच वाले एरिया को बोला है। एक्चुअल में जो A1 बोला गया है वो किसको बोला गया है, बीच वाले एरिया को बोला गया है। तो एरिया में अभी दिखाता हूं आपको डायग्राम में कि कौन से एरिया के बारे में यहां पे हमारे पास बात हो रही है, ठीक है जी। तो चलिए, कौन से एरिया के बारे में बात हो रही है इसको देखिएगा कि I क्या होता है, dq बाई dt। I क्या होता है, करंट क्या होता है, dq बाई dt होता है। इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है करंट की dq बाई dt। कंसिडर टू सरफेसेस, एरिया A1 एंड एरिया A2, ठीक है ना। एरिया A1 कंसिडर करिए और A2 कंसिडर करिए। A1 कौन सा एरिया, अंदर वाला एरिया, और A2 कौन सा एरिया, बाहर वाला एरिया। इसको आप ऐसा मानिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरीके से अज्यूम कीजिए। मैं आपको अलग डायग्राम में दिखाता हूं कि इसको अलग तरीके से हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं। कि ऐसे अज्यूम कीजिए कि एक स्ट्रक्चर है टिफिन बॉक्स लाइक, टिफिन बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है। एक एरिया को इन्होंने, आप देखो यहां पे अंदर वाला जो एरिया है उसको A1 बोला है, अंदर वाला एरिया इसको A1 बोला है, और बाहर वाला एरिया इसको A2 बोला है। इसको बोलते हैं टिफिन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, टिफिन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये आगे की चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट करंट अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा, और ये आगे की चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मैक्सवेल की इक्वेशन कर नहीं पाएंगे और EM वेव्स तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो चलिएगा देखिएगा, अब यहां पे अंदर का एरिया A1, बाहर का एरिया A2, आप समझ गए होंगे। हो क्या रहा है कि हमने दो सरफेसेस कंसिडर कर ली, सरफेस A1 और सरफेस A2, A1 अंदर A2 बाहर। द एरिया A2 इज पियर्स्ड बाय द करंट I, बट एरिया A1 इज नॉट पियर्स्ड बाय दिस करंट। भाई ये जो करंट है ये तो सिर्फ वायर में है ना, ये जो करंट है ये तो सिर्फ वायर में है। यहां पे करंट है, ठीक है जी, यहां पे करंट है, ये वायर में है, कैपेसिटर के अंदर तो नहीं है ना। कैपेसिटर का जो अंदर है उसके अंदर तो करंट है ही नहीं। ये करंट सिर्फ वायर में है, किस में है, सिर्फ वायर में करंट है, सिर्फ वायर में करंट है। तो जो A2 एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें से तो करंट क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे मानो कि ये A2 एरिया ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे मान सकते हो। इसमें से करंट क्रॉस करके ऐसे जा रहा है, इसमें से करंट क्रॉस करके ऐसे जा रहा है। तो A2 एरिया में से तो करंट क्रॉस करके जा रहा है, लेकिन A1 एरिया में से नहीं कर रहा। A1 एरिया में से करंट क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि A1 एरिया अंदर है कैपेसिटर के, और कैपेसिटर के अंदर करंट होता ही नहीं भाई, ठीक है ना। हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि कैपेसिटर के अंदर करंट होता ही नहीं है। तो भाई B डॉट DL जब हम लगाएंगे, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, जब हम A2 एरिया के लिए लगाएंगे, बाहर वाले एरिया के लिए लगाएंगे, तो वो तो आएगा म्यू नॉट I। लेकिन जब हम अंदर वाले एरिया के लिए लगाएंगे तो वो B डॉट DL क्या बन जाएगा, जीरो। भाई वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा ना भाई। अरे क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जब हम अंदर वाले के लिए लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि अंदर करंट ही नहीं है। अरे बाप रे, अंदर तो करंट ही नहीं है। Thus there is apparent contradiction in applying Ampere circuital law। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है भाई, अंदर करंट होने से और बाहर करंट ना होने, बाहर करंट होने से अंदर करंट ना होने से कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन ये हुई भैया, कॉन्ट्राडिक्शन समझो कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुई क्योंकि जो अंदर का पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली और इधर Q वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली, वो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड हमने सेम पाई। हमने P और Q पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली वो सेम पाई। अभी हमने कहा कि बाहर करंट है, ठीक है ना, बाहर करंट है, तो यहां पे एम्पीरियल लूप बनाई
तो ये जीरो नहीं आया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन यहां पे एम्पीरियल लूप बनाई वो तो जीरो आ गई, लेकिन पी पे मैग्नेटिक फील्ड तो है। ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि पी पे मैग्नेटिक फील्ड थी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं थी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं थी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। और अगर पी पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी तो भाई दिक्कत वाली बात है भाई। क्यू पे तो ठीक है मिल रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी पे अगर नहीं मिल रही तो दिक्कत वाली बात है ना, ठीक है ना। लॉ से नहीं मिल रही, ठीक है ना, वैसे मिल रही है, एक्सपेरिमेंटली मिल रही है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन तो आ गया। एम्पियर लॉ के हिसाब से जीरो मिल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो जीरो नहीं है। एम्पियर लॉ के हिसाब से जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म किया, इसी कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म किया मैक्सवेल ने ये बोल के कि भैया अंदर भी करंट होता है। क्या होता है? अंदर भी करंट होता है। अंदर कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ करंट which is produced due to the rate of change of electric flux, rate of change of electric flux with respect to time, ठीक है ना। ऐसा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसा करंट होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। अपसाइलन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी, डी फाई ई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये अपसाइलन नॉट। इसको प्रूव करूंगा मैं, ठीक है ना, इसको प्रूव करूंगा आगे की स्लाइड्स में, ये प्रूव होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे उसने एम्बिग्यूटी खत्म कर दी। उसने कहा कि भैया अंदर भी करंट होता है, अंदर के ये प्लेट्स के बीच में अंदर ये कौन सा करंट होता है? आईडी। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, कॉन्ट्राडिक्शन इन एम्पियर्स लॉ इज बिकॉज ऑफ सम मिसिंग टर्म। उसने कहा कि भाई तुम्हारी टर्म कुछ मिसिंग है, इसीलिए तुम्हारा लॉ गलत है। पूरे तरीके से गलत नहीं है, लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस मिसिंग टर्म मस्ट बी सच दैट वन गेट्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, ठीक है ना। मतलब पॉइंट पी और इसके अंदर वाला जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया। यहां पे हमें क्या मिलनी चाहिए, है ना, क्या मिलनी चाहिए? बराबर मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए, अंदर और बाहर, है ना, अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बराबर मिलनी चाहिए। नो मैटर व्हाट द सरफेस इज यूज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरफेस यूज की गई है, ठीक है ना। इसीलिए दिस मिसिंग टर्म मस्ट बी रिलेटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच पासिस थ्रू एरिया ए, है ना, A1 A2 बोल दो इनको, है ना, एरिया A2 या एरिया A1 जो उसमें से पास करनी चाहिए, एरिया A1 में से पास करनी चाहिए। इसको हमने एरिया A1 का नाम दिया है, ठीक है ना, एरिया A1। ये पता नहीं क्यों ए लिखा हुआ है, A1 है, ठीक है ना। वो होता है ना गोलमाल में एक वो होता है तुषार कपूर, वो इस तरीके की भाषा ही बोलता है, ओ ए आ ओ ए। तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है ना, एरिया A1 है जो कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का एरिया है ना, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का एरिया है जो कि एरिया क्या है? A1। तो इसके थ्रू भी फ्लक्स क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए, और इसके थ्रू भी करंट आना चाहिए, इसके थ्रू भी करंट आना चाहिए, जो कि मिसिंग टर्म है जो मैक्सवेल ने करेक्ट करी। अब ये टर्म कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आएगी, ये हम अब यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस टर्म को अब हम यहां पे पढ़ेंगे कि ये टर्म कैसे आई। अब ध्यान से सुनो भाई, कैपेसिटर बनाते, कैपेसिटर बनाते, कैपेसिटर बना दिया हमने, ठीक है, कैपेसिटर बना दिया, वोल्टेज लगा दी, ये कैपेसिटर बना दिया। तो अब कैपेसिटर पे चार्ज Q है, ठीक है ना, कैपेसिटर पे मान लो कि चार्ज कितना है? Q। तो इधर Q और इधर -Q, उल्टा भी लगा सकते हो बैटरी, क्या फर्क पड़ता है। एरिया मान लो A, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, देखो भाई प्लेट है क्या? एक्चुअल में शीट होती है ना, प्लेट क्या होती है? एक्चुअल में शीट होती है। शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने पढ़ा है, शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब हम मान लेते हैं कि इस पे प्लस सिग्मा है, एक शीट ये है, एक शीट ये है, ये बना ना कैपेसिटर, ये देखो ये बन गया कैपेसिटर, एक शीट ये है, एक शीट ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना। तो एक की वजह से फील्ड इधर, इसकी वजह से फील्ड इधर, और नेगेटिव की वजह से भी फील्ड इधर। भाई पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे होगी, ये पॉजिटिव शीट है ना, ये पॉजिटिव शीट है, तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगी? अवे होगी।
ठीक है ना, ये नेगेटिव शीट है तो इसकी तरफ होगी, तो ये दोनों फील्ड्स ऐड होंगी, दो फील्ड्स ऐड होंगी और दोनों की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगी वो क्या बनेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा को क्या लिख सकते हो भैया, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होगी, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्लक्स क्या होगी, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, ठीक है ना, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, तो फ्लक्स क्या आ गई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यहां तक हमने कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। कौन सी फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आपको दिख रहा है कि चार्ज रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है भाई, पागल थोड़ी हो, आपको पूरा पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। चलो जी, इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट चेंजेस विद टाइम, अगर ये चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो करंट आएगा, है ना भाई। कैपेसिटर जो है अभी चार्ज होना शुरू हुआ है, ठीक है ना, अभी इस पे चार्ज बढ़ेगा क्योंकि अभी करंट आ रहा है, अभी करंट आ रहा है, तो अभी इस पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ना शुरू होगा, ठीक है ना, चार्ज बढ़ना इस पे शुरू होगा। तो चार्ज वेरिएबल है तो करंट क्या आएगा, dq बाई dt, ठीक है ना, करंट क्या आएगा, dq बाई dt। तो dq बाई dt, अब देखो चार्ज क्या है, ठीक है ना, यहां पे देखिएगा जो हमने लिखा, इधर देखो ना भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने लिखी थी वो क्या लिखी थी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखी थी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या आ गया dq बाय dt, उधर क्या आ गया फ्लक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट dq बाय dt क्या बोल सकते हैं, करंट। ये क्या चीज है भाई, करंट, ठीक है ना। तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया तो dq बाय dt ये आ गया, और यानी कि करंट आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू d फाई e बाय dt, यानी कि करंट आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू d फाई e बाय dt। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। क्या आ गया भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। तो वो मिसिंग टर्म आ गई जिसको मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है, वो मिसिंग टर्म आ गई जिसको मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। ध्यान से सुन लो, अपने दिमाग में पिक्चर बिठा लो। क्या हुआ कि भाई कैपेसिटर के अंदर जब चेक किया, ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा पूरा को समराइज कर देता हूं। बाहर कोई पॉइंट ले लो, अंदर कोई पॉइंट ले लो, ठीक है ना, P और Q ले लिए। बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड आनी चाहिए एम्पियर्स लॉ के हिसाब से, अंदर वाले पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन दोनों जगह आ रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर भी करंट होना चाहिए। अंदर जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डेवलप होता है। वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू d फाई e बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वो डेवलप होता है। ठीक है जी, इसको दिमाग में बिठाओ, फटाफट इसको दिमाग में बिठाओ। लिखने की तो जरूरत नहीं है आपको, बस दिमाग में बिठाना। इतनी देर में पानी पी लूं यार, गला सूख रहा है यार। तो आई होप दिमाग में बिठा लिया होगा आपने, इसको अच्छे से बैठ गया होगा आपके दिमाग में कि हाँ अब ये क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। For the consistency of ampere circuital law, there must be a current between the plates of capacitor called displacement current produced by changing electric field, और electric displacement भी बोल देते हैं उसे। The current in the conductor is due to flow of charge carriers, hence called conduction current। देखो भाई, जो कैपेसिटर में जो करंट है, जो कैपेसिटर में करंट है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। ये वाला जो वायर्स में करंट है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, है ना, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। और जो यहां पे है कैपेसिटर के अंदर,
है ना, कैपेसिटर के अंदर, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बाहर जो करंट है वो कंडक्शन करंट है, अंदर जो करंट है वो कैसा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। बाहर कंडक्शन करंट और अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि कंडक्शन, कंडक्शन मतलब चार्ज का मूव करना, बाहर करंट है ना, हाँ, बाहर वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कौन सा करंट है जी, कंडक्शन करंट है ना, वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है। चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई। इन मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है बी डॉट डी एल, सब वही चीजें लिखी हुई हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, आई नहीं लिखना, आई नहीं लिखना, आप क्या लिखेंगे, आई सी प्लस आई डी, क्या लिखेंगे, आई सी प्लस आई डी, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी लिखेंगे, यानी कि कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों लिखेंगे। अब बाहर के रीजन में, है ना, बाहर के रीजन में अगर मैं आउटसाइड बात करूं तो आईडी 0 है, आएगा एक ही इनमें से, ऐसा नहीं है कि दोनों सम में लिखे हुए हैं तो यहां पे दोनों आ जाएंगे, नहीं, आएगा एट अ टाइम एक ही। अगर हम आउटसाइड एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अगर हम इनसाइड लगाएंगे तो कंडक्शन 0 होगा, इनसाइड अगर हम लगाएंगे तो भैया कंडक्शन 0 होगा, है ना, वहां पे कंडक्शन करंट 0 होगा और बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा। समझ में आया? चलो अब जो है मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। अब ये हो गया, अब कहानी चलेगी किस तरफ, ईएम वेव्स की तरफ, कहानी चलेगी किस तरफ, ईएम वेव्स की तरफ। कहानी कैसे चल रही है सुनिएगा ध्यान से, कहानी चल रही है कि मैक्सवेल इक्वेशन रिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, एंड देयर सोर्सेज विच आर चार्जेस एंड करंट, ठीक है ना, चार्ज से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, करंट किसको प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज और करंट इसके सोर्सेज हो गए। इन द फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशंस को इस तरीके से लिखा जाता है। कौन कौन सी इक्वेशंस हैं देखिए जरा, पहली है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यार ये इक्वेशन तो देखी देखी लग रही है, देखी देखी लग रही है ना, बिल्कुल देखी देखी लग रही है भाई, ये है गॉस लॉ, ये क्या है, गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो गॉस लॉ है, ठीक है ना। कूलम्स लॉ भी इसकी मदद से प्रूव हुआ था, है ना, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी की मदद से प्रूव हुआ था, ठीक है ना, चाहो तो अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा कि कूलम्स लॉ इसी की मदद से प्रूव हुआ था। खैर ये जो गॉस लॉ है E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, मैक्सवेल ने क्या किया था, इस सारी इक्वेशंस को इकट्ठा किया, उसने अभी तक जो चलता हुआ आ रहा है ना, अभी तक जो चलता हुआ आ रहा है उन सबको इकट्ठा किया उसने, है ना, सबको इकट्ठा करके एक लॉ की फॉर्म में बनाया, सबको इकट्ठा करके एक लॉ की फॉर्म में या इक्वेशंस की फॉर्म में बनाया, क्योंकि गॉस ने कुछ काम किया, कूलम ने कुछ काम किया, फिर एम्पियर ने कुछ काम किया, कुछ मैक्सवेल ने काम किया, तो मैक्सवेल ने एंड में सबके वर्क को क्या किया, इकट्ठा किया, सबके वर्क को इकट्ठा करके एक जो है ये सिंपल फॉर्म बना दी, है ना, सबके वर्क को इकट्ठा करके उसने सारी इक्वेशंस को एक जगह लिख दिया। जो भी जिसने भी काम किया था उनमें से मेन जिसके बिना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अधूरा है, उन इक्वेशंस को उसने अपने पास लिख दिया, ठीक है जी। तो ये गॉस लॉ हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, गॉस लॉ, ठीक है ना, दैट इज द गॉस लॉ। इससे ही कूलम्स लॉ प्रूव हुआ था। कूलम्स लॉ कैसे प्रूव किया था आप याद करो, एक गॉसियन सरफेस ले लो चार्ज क्यू की वजह से, है ना, रेडियस आर की, रेडियस आर की गॉसियन सरफेस ले लो, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी, एरिया के क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो E डॉट डी एस, है ना, E डॉट डी एस इन दोनों के बीच एरिया वेक्टर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये तो कर ही चुके हो, मैं रिवाइज करवा रहा हूं भाई आपको, ये तो आप कर ही चुके हो, है ना, ds यानी कि एरिया वेक्टर, ये भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना, ये भी बाहर की तरफ होगा, तो E ds cos 0, E ds cos 0, cos 0 क्या होता है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा k q बाई आर स्क्वायर, और ds क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ds क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना,
तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिकली इंटीग्रेशन का साइन भी है यहाँ पे, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 4πr² आएगा, तो r² से r² कट गया, 4πk3, तो 4πk क्या है 1/4πε0 इंटू चार्ज, तो 4π से 4π कट गया बेटा, तो ये बन गया हमारे पास चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन गया, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो वहां पे मैंने प्रूव कर रखा है कि भाई ये जो फ्लक्स है ये चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मैंने क्या यूज किया, यूज तो यही किया ना, ये क्या है कूलम्स लॉ है ना, ये चीज क्या है भाई, कूलम्स लॉ ही तो है। तो कूलम्स लॉ की मदद से मैंने गॉस लॉ प्रूव कर दिया, यानी कि कूलम्स लॉ और गॉस लॉ आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बी डॉट डी एस जीरो, बी डॉट डी एस जीरो होता है। आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई भी क्लोज सरफेस बना लो, उसके मान लो कि उसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पास करवा रहे हो या कोई मैग्नेट आपने उसके अंदर रख दिया, तो जितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर हो रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस को बाहर भी निकलना ही पड़ेगा। बी डॉट डी एस हमेशा ही जीरो आएगा। कैसे, मान लो यहां पे हमने एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है ना, यहां पे हमने एक मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। अब इसको बीच में से तोड़ो, क्योंकि अंदर तो सिर्फ इतना ही मैग्नेट है ना, अंदर तो सिर्फ इतना ही मैग्नेट है, अंदर सिर्फ मैग्नेट का इतना ही पोर्शन है भैया, अंदर सिर्फ मैग्नेट का इतना ही पोर्शन है। लेकिन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मैग्नेट को जितने मर्जी छोटे हिस्सों में तोड़ लो, ठीक है ना, मैग्नेट को जितने मर्जी छोटे हिस्सों में तोड़ लो, आपको वहां पे साउथ पोल मिल ही जाएगा, है ना, नॉर्थ और साउथ मिल ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी मैग्नेट छोटे से छोटा हिस्सा उसके अंदर नॉर्थ भी होगा और उसके अंदर साउथ भी होगा, छोटे से छोटे हिस्से के अंदर नॉर्थ भी होगा और छोटे से छोटे हिस्से के अंदर साउथ भी होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे अगर आप बी डॉट डी एस लगाते हो ना, वैसे मैं आपको बता देता हूं फॉर योर नॉलेज, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ होता है। पोल स्ट्रेंथ जो स्मॉल एम लिखते थे ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की पोल स्ट्रेंथ, तो इसमें अगर नॉर्थ वाले की पोल स्ट्रेंथ आप पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हो और साउथ वाले की नेगेटिव अज्यूम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ, नेट पोल स्ट्रेंथ क्या आ गई, जीरो आ गई, क्योंकि मैग्नेट का कितना मर्जी छोटा हिस्सा कर लो वो नॉर्थ और साउथ में टूट ही जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल आप उसको उसके अंदर ही मान सकते हो, तो बी डॉट डी एस जीरो ही बनेगा। तीसरा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ई डॉट डी एल क्या है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई डॉट डी एल क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास किसके बराबर आया, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फाई कौन सा है, एम लिखा हुआ है, फाई एम। फाई एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई एम इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड के या फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये देखो ई डॉट डी एल, ठीक है ना, ई डॉट डी एल को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। समझ में आई बात, यही तो फैराडे लॉ था, ठीक है ना, यही तो फैराडे लॉ था। अब फिर एम्पियर ने यह कहा कि यहां पे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां पे फाई ई आएगा, सॉरी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, और इसको क्या लिखा, बी डॉट डी एल। इसको क्या लिखा, बी डॉट डी एल, जो कि मैक्सवेल का लॉ है, आईसी प्लस आईडी, आईसी प्लस आईडी। तो इसमें चेंज क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और प्रोड्यूस क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। समझ रहे हो, तीसरे लॉ में क्या हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है जी। और अगले में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, यहां पे फाई ई, ठीक है ना, दिस इज फाई ई। तो ये एम्पियर्स लॉ जो उसने मॉडिफाई किया था, ये एम्पियर्स लॉ उसने मॉडिफाई किया था। मैक्सवेल इक्वेशंस आर as fundamental to electrical phenomena as Newton's law to the study of mechanical phenomena। जिस तरीके से न्यूटन के लॉ हैं उतने ही इंपॉर्टेंट मैक्सवेल के भी लॉ हैं, मैक्सवेल की भी इक्वेशंस हैं।
जितनी इंपॉर्टेंट न्यूटन के लॉज हैं मैकेनिकल में या मैकेनिक्स में, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये भी हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। मैक्सवेल की खुद की इक्वेशन आप बोलोगे वो तो एक ही है, यही है, लेकिन उसने सबका वर्क इकट्ठा किया। सबका वर्क क्या किया? इकट्ठा किया। तो इकट्ठा करना भी एक काम है, हालांकि ठीक है ना। ऐसा अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैक्सवेल अंकल तो चोर थे, हैं, चोरी किया उन्होंने। नहीं भाई, चोरी नहीं किया, चोरी नहीं किया, ठीक है ना, इकट्ठा किया है उन्होंने। ऐसा थोड़ी बोला कि भाई मैंने किया ये। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कर दिया भाई, थे तो भाई ऐसे ही, है ना, कि भाई मेरा नाम दे दो, इनको सबको बोल दो मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस हो गई, समझ गए? ओके। पांचवी इक्वेशन भी होती है, उसको मैक्सवेल इक्वेशन तो नहीं कहते, लेकिन उसको पांचवी इक्वेशन अलग से कह सकते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगते हैं, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स, इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ये मैक्सवेल की किसी भी इक्वेशन से एक्सप्लेन नहीं होता, ये मैक्सवेल की किसी भी इक्वेशन से एक्सप्लेन नहीं होता, इसीलिए इसको अलग लिख रहे हैं। तो ये कहते हैं लोग, ठीक है ना, ये लोग कहते हैं कि चार इक्वेशंस मैक्सवेल की, फोर इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, चार इक्वेशंस मैक्सवेल की, एंड वन लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, वन लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। एक लॉरेंट्ज फोर्स की जो इक्वेशन है, एक लॉरेंट्ज फोर्स की जो इक्वेशन है, एक्सप्लेन कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करता है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करता है चार इक्वेशंस मैक्सवेल की और एक लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इससे एक्सप्लेन हो जाता है, समझ में आया? चलो, अब यही आधार बना, यही आधार बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है भाई, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन ने बताया, है ना, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये चौथी इक्वेशन ने बताया। तो दोनों एक दूसरे के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस कर रही, दोनों एक दूसरे के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस कर रही हैं, और यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, और लगातार प्रोड्यूस होती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वेरिएबल है, वेरिएबल है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वो भी वेरिएबल है, तो अगर वो भी वेरिएबल है तो उसके चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि दोनों एक दूसरे की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना। कि एक ने कहा कि बहन मेरी वजह से तू प्रोड्यूस हो जा, तेरी वजह से मैं प्रोड्यूस हो जाती हूँ, तू एग्जाम में मेरी मदद कर दे, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, काम खत्म, हमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं, है ना। भाई तुम अपने दोस्त को कहो कि मैं तेरी मदद कर देता हूं, तू मेरी मदद कर देना, कुछ क्वेश्चन तुम कर लेना, कुछ हम कर लेंगे, बस काम खत्म, तीसरे की किसी की जरूरत ही नहीं। तो लाइट में किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड काफी है। हाँ, आपके एग्जाम में तीसरे की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है दोनों को ही कुछ ना आता हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को ही कुछ ना आता हो, कि भाई हमें तो कुछ नहीं आता, ठन ठन गोपाल है। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्सेज क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है? कुछ कुछ तो समझ लिया ना हमने। An accelerating charge produces both electric and magnetic field, which varies with space and time forms, space and which forms electromagnetic wave। देखो भाई ध्यान से, अगर चार्ज स्टेशनरी है, अगर चार्ज स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लो अब चार्ज को मूव करवा देते हैं, ठीक है ना, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो ये क्या है, करंट। चार्ज का मूव करना क्या है, करंट। तो करंट की वजह से दोनों प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि चार्ज तो है ही ना, करंट है क्या, चार्ज का मूव करना, चार्ज तो प्रेजेंट है ना। तो अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है। और यहीं पे अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो आप देखो, मान लो ये डिस्टेंस r है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, होगी ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मान लो चार्ज मूव करके वहां पे चला गया, थोड़ा सा चार्ज मूव करके कहां चला गया, आगे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया तो डिस्टेंस कम हो गया, है ना। चार्ज अब यहां पे आ गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, r डैश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, चेंज हो रही है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कह रहे भाई मूव अगर कर रहा है तो चेंज तो करेगी, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा हो, चाहे वो एक्सेलरेट कर रहा हो। लेकिन 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 अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी वेरिएबल होगा, है ना। इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना। अगर करंट वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। भाई अभी तो पढ़ा हमने कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, फैराडेज लॉ, मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन, ठीक है ना। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों एक दूसरे को वेरी कर रही हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करती जा रही हैं। तो अगर दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करती जा रही हैं तो दोनों की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से। समझ में आई कहानी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो किस तरीके से वेव्स को प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशन यहां पे भी प्रोड्यूस होता है। भाई एलसी ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा, एलसी ऑसिलेशन, ये चार्ज इधर से इधर एक्सेलरेट करता है, पहले इधर जाता है, ठीक है ना, फिर वापस आता है, कैपेसिटर से इंडक्टर में एनर्जी जाती है, इंडक्टर से कैपेसिटर में जाती है। एलसी ऑसिलेशन याद है ना, एलसी ऑसिलेशन एसी में पढ़ा होगा आपने, कैपेसिटर से इंडक्टर में एनर्जी गई, इंडक्टर से कैपेसिटर में एनर्जी गई, तो चार्ज क्या कर रहा है, पूरे साइकिल में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, एसएचएम याद करो, एसएचएम 11th क्लास, एसएचएम याद करो, वो भी तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो भी तो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यानी कि चार्ज का ऑसिलेट करना, चार्ज का ऑसिलेट करना भी एक्सेलरेशन करना होता है। और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी, यानी कि इससे भी लाइट प्रोड्यूस होती है, इससे भी लाइट प्रोड्यूस होती है। द एक्सेलरेटिंग चार्ज emits electromagnetic radiation of the same frequency as the frequency of the charge. एक्सेलरेटिंग चार्ज, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है ना, उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी आपको याद है क्या होती थी, 1/√LC। क्या होती थी फ्रीक्वेंसी, 1/√LC फ्रीक्वेंसी होती थी भाई, ठीक है ना। तो इससे आप ओमेगा को लिख सकते हो 2πf, तो 1/√LC। तो यहां से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ सकती है 1/2π√LC, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी रेडिएशन की वो ये वाली होगी भाई, ठीक है ना। ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इतने ही फ्रीक्वेंसी से चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इतने ही फ्रीक्वेंसी से चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, तो ये भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है।
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। अभी तो और तरीके हैं, ठीक है ना, अभी सिर्फ हमने 2 तरीके डिस्कस किए हैं। इसको अपने एक बार दिमाग में बिठा लो। तो मैं भी पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, गला सूख रहा है यार, गर्मी ज्यादा है ना आजकल, है? आप तो कहोगे सर्दी है सर, अभी तो आपको गर्मी लग रही है, क्या करें यार, पढ़ा के गर्मी लगती है, पढ़ा के। इतनी देर पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, फिर गर्मी लगती है। ओह, दिल तो कर रहा है कि ये जैकेट उतार दूं मैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है ना यार, इसमें अच्छा लग रहा हूं मैं। सिर्फ टी शर्ट में मेरी जो तस्वीर है उतनी अच्छी नहीं आती यार, ये जैकेट नहीं उतारूंगा, टेंशन मत लो। बाकी बॉडी दिखाने का शौक भी नहीं है, मैं कौन सा सलमान खान हूँ, है जो बॉडी दिखाऊंगा और आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह सर वाह, क्या बॉडी है आपकी। चलो, तो ये 2 तरीके हो गए, एक्सेलरेट और ऑसिलेट करवाना भी क्या है, एक्सेलरेट करवाना ही है। दोनों ही तरीकों से वेव प्रोड्यूस होती है। An electron orbiting around its nucleus in a stationary orbit does not emit EM wave. It will emit only transition from higher orbit to lower orbit. जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, एच न्यू, है ना, एच न्यू। मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं भाई इस चीज को, कि वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो एच न्यू के बराबर एमिट करेगा भाई, है ना। भाई हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली रेडिएशन एमिट करेगा। अरे बोलो भैया, तो ये अब यहां पे देखो, ईएम वेव गामा रेज, गामा रेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब जैसे एनर्जी लेवल्स यहां पे होते हैं उसी तरीके की एनर्जी डायग्राम्स कुछ हम न्यूक्लियस के अंदर भी बना सकते हैं ना। रेडियो एक्टिविटी नाम का टॉपिक होता है न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना, न्यूक्लियाई की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से गामा रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। ये और भी खतरनाक होती हैं, ये और भी खतरनाक होती हैं। तो ये भी ईएम वेव्स का ही टाइप है। ईएम वेव्स का सबसे खतरनाक जो टाइप है वो गामा रेडिएशंस हैं, है ना, गामा रेडिएशंस हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती हैं। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो गई, ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो गई, चार्ज के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने की वजह से प्रोड्यूस हो गई, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो गई। 4, ठीक है ना। तो इन 4 तरीकों से हम इन रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही बहुत है। ये थोड़ी सी जानकारी हम हर्ट्ज के बारे में ले लेते हैं। हर्ट्ज कौन था, है ना, थोड़ा भाई पता तो होना चाहिए ना। ये इसकी शक्ल थी, स्मार्ट लग रहा है ना, स्मार्ट है बंदा, तो बंदा तो स्मार्ट है भाई। फोटो भी इसकी अच्छी आती है, मेरी ही अच्छी नहीं आती, बस मेरी ही अच्छी नहीं आती भाई फोटो। कभी मैं अपनी पुरानी फोटो देखता हूँ ना, आज से 3-4 साल पुरानी फोटो, तो मेरे को लगता है कि यार ये था मैं, ये था मैं, ये थी मेरी शक्ल, है ये थी। लेकिन आज की फोटो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आज की फोटो अगर मैं बाद में देखूंगा तो वो और बेकार लगेगी भाई, है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप फोटो देखते होगे तो आपको अभी तो अच्छी लगती होगी भाई, और बाद में जब देखो, अरे यार फोटो देखने का मन नहीं है, अपने ऊपर ही घिन आती है ना। हाँ, तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है जी, ज्यादा जिंदगी नहीं थी, जल्दी मर गया था ये। जर्मन का था, जर्मनी का था। रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करी, सेंट करी, स्पेस में उनकी वेवलेंथ मेजर करी, स्पीड मेजर करी, नेचर ऑफ वाइब्रेशन मेजर किया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब मेजर किया। मतलब ये सब बकवास जो है, मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसने ये करा। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स भी ईएम वेव्स का ही टाइप है भाई, है ना। रेडियो वेव्स जो है वो हमारे ईएम वेव्स का ही टाइप है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं भाई ये। चलो अब इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ लाइट।
निकालना क्या है, देख लो रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होता है ईएम वेव में कि वेव ट्रेवल कर रही है, सपोज करो वेव ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, सपोज करते हैं कि वेव ट्रेवल कर रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो जब वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, वो ट्रेवल कर रहे हैं किस में, वाई डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड के जो पार्टिकल्स हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो वेक्टर्स हैं, उसको वेक्टर्स बोलना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा है कि वेक्टर्स बोलना चाहिए, तो वेक्टर्स बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें उसके वो वाले जो वेक्टर ऑसिलेशंस हैं वो किस डायरेक्शन में, एक तो वाई में, ये देखो ये वाई में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वाई में ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ना। मान लो वाई में कर रहे हैं, मैं जरूरी नहीं है कि हमेशा ये वाई में ही करे, ये जेड में जा सकती है, ये भी वाई में आ सकता है। वेव एक्स में जा रही है, वेव भी वाई में जा सकती है, ठीक है ना, ये भी एक्स में जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है जी। बस ये मतलब है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहने चाहिए, तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहने चाहिए। अब इधर देखो, ये अब मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ये भी ऑसिलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे जेड में, ये जेड है ना, आपकी तरफ पॉजिटिव जेड, मेरी तरफ नेगेटिव जेड, आपकी तरफ पॉजिटिव जेड, मेरी तरफ नेगेटिव जेड, ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं जेड में, ठीक है ना। ये जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, और वेव किस तरफ जा रही है, एक्स में। वेव की वेलोसिटी किस तरफ है, एक्स में, वेव की वेलोसिटी किस तरफ है, एक्स में है भैया। तो ये इक्वेशन होती है वेव की, ओमेगा टी साइन के एक्स, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, डिपेंडिंग अपॉन की वेव किस तरफ जा रही है। तो ई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ऑसिलेशन में है, वाई में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जेड लिखा हुआ है, ध्यान देना, हाँ जेड लिखा हुआ है ये, अरे काला आ गया ये तो, काला कलर, काले पे काला कैसे चलेगा, जेड है ना, जेड है, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई नॉट और बी नॉट क्या है, ई नॉट और बी नॉट एम्पलीट्यूड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एम्पलीट्यूड हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ये ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड और बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एक एक्स में एक जेड में, सर एक वाई में एक जेड में एक एक्स में वेव जा रही है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। बस मेन शर्त ये है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, ये माइनस एक्स में भी जा सकती है, माइनस वाई में भी हो सकती है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट तीनों आपस में क्या होने चाहिए, अरे वो रूल था ना, हाँ, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। कोई भी तीन चीजें आपस में परपेंडिकुलर तो ये लो, ये रूल आप, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे रूल नहीं है ना, हाँ ऐसा कर सकते हैं। इसका अभी मैं बताऊंगा डायरेक्शन कैसे देखते हैं, हाँ डायरेक्शन देखनी अभी बताऊंगा भाई, हाँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो ये के है, के को क्या बोलते हैं भाई, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है ना। ओमेगा को क्या बोलते हैं, 2 पाई बाय टी या 2 पाई एफ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, ये चीजें तो पता है ना कि के क्या है और ओमेगा क्या है। चलो अच्छा, इसमें जो वेलोसिटी होती है वेव की वो ओमेगा बाय के होती है, क्या होती है, ओमेगा बाय के, या ओमेगा बाय के को ही आप देखो, ओमेगा को लिखो 2 पाई बाय टी, के को लिखो 2 पाई बाय लैम्डा, तो इसको लैम्डा बाय टी भी लिख सकते हो, वेव की वेलोसिटी को लैम्डा बाय टी भी और ओमेगा बाय के भी, और एफ लैम्डा भी लिख सकते हो। 1 बाय टी क्या बोलते हैं, एफ, भाई 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, एफ ही होता है, तो एफ लैम्डा, यानी कि तीन फॉर्मूले हो देख लिए हमने वेलोसिटी ऑफ वेव के, एफ लैम्डा, लैम्डा बाय टी और ओमेगा बाय के, ये वेलोसिटी ऑफ वेव के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव के फॉर्मूले हैं, ओमेगा बाय के, लैम्डा बाय टी, एफ लैम्डा। ये पूछी जा सकती है, आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा एक आधा जिसमें ये पूछी भी गई होगी। चलो जी, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी, इट ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम,
इक्वल टू दिस, इतनी स्पीड से चलती है, विच इज गिवन बाय दिस। ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है। तो ये जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वैक्यूम की, पता है ना। हाँ, ये उसकी परमिटिविटी है और ये बराबर आती है सी के, ठीक है ना, ये बराबर आती है सी के। इसकी वैल्यू पुट करके देख लेना भाई, म्यू नॉट कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना, म्यू नॉट है ना, यही होता है। और एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये क्या बन गया 1/एप्सिलॉन नॉट, आप ऐसे निकाल सकते हो, ये बन गया 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट ये बन गया। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना, 1/4 पाई, अरे इरेजर, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो और दोनों को रख दो, सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जैसा कि मैंने बताया, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर लेती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है भाई तीसरे की, पागल थोड़ी है। अच्छा, इन दिस वेव्स ई एंड बी वेरी साइनोसॉइडली, साइन का ग्राफ होता है, ठीक है ना, हाँ साइन का ग्राफ होता है। E and S become maximum at same place at the same time but perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. Therefore the phase difference between these two fields is 0. देखो भाई, होती तो तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये एक y में एक z में और वेव जा रही है x में, लेकिन जिस जगह पे और जिस टाइम पे फील्ड मैक्सिमम है उसी जगह और उसी टाइम पे एक फील्ड मैक्सिमम है, उसी जगह पे दूसरी फील्ड भी मैक्सिमम होगी। यानी कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसी जगह पे उसी समय पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है ना। मतलब जगह कैसे, जहां पे फील्ड ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसी में z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी, समझ पा रहे हो। y में अगर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसी टाइम पे z में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, समझ पा रहे हो। तो ये भी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी, ये z में दिखाने का तरीका होता है। तो जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी z में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए इनके बीच फेज डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता। आप देख ही सकते हो फेज डिफरेंस नहीं है, फेज ये होता है बेटा, ये फेज होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फेज। तो दोनों का फेज सेम है, kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी। अगर यहाँ पे ओमेगा टी माइनस kx होगा तो यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस kx होगा, अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस kx होगा तो यहाँ पे भी ओमेगा टी प्लस kx होगा, सिंपल सी बात। चलो, ये तो हो गई तीन प्रॉपर्टीज। चौथी, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज दिस। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको चाहे ऐसे रख लो, चाहे डिवीजन वाले में कर लो, चाहे मल्टीप्लाई वाले में कर लो। ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट, ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट। ई नॉट और बी नॉट के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन है हमारे पास ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। ऐसे याद कर लो, ई सी बी, ई सी बी मैं ऐसे याद रखता हूं, मेरे को हमेशा याद रहता है, मैंने याद कर रखा है ई सी बी, ई सी बी, तो फिर ये याद आ जाता है कि ई फिर सी फिर बी, ऐसे याद रह जाता है। आप अपना तरीका देख लो कि आपको कैसे याद रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी भाई, ठीक है जी। आरएमएस वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू निकालनी हो, आपने एसी सर्किट में पढ़ा होगा, साइन के ग्राफ के लिए आरएमएस वैल्यू ये होती है, साइन के ग्राफ के लिए आरएमएस वैल्यू ये होती है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में आरएमएस वैल्यू ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड में आरएमएस वैल्यू ये होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है और वो मैग्नेटिक फील्ड की है।
तो दोनों में आरएमएस वैल्यूज में भी यही रिलेशन होगा, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो फॉर्मूले में, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो, तो जो रिलेशन ई आरएमएस और बी आरएमएस में है वही रिलेशन इनके एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज में भी है और आरएमएस वैल्यूज में भी है। डायरेक्शन कैसे पता चलती है? ई क्रॉस बी से। डायरेक्शन कैसे पता चलती है? ई क्रॉस बी से। डायरेक्शन देखो भैया, डायरेक्शन देखो, है ना। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? ई क्रॉस बी से पता चलेगी। अब ई क्रॉस बी से कैसे पता चलेगी भाई? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वाई में है, मानते ही आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मानते आ रहे हैं जेड में, ठीक है ना। ई क्रॉस बी करो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लगाना है। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है ना। हाँ राइट हैंड ही तो है, हाँ बिल्कुल यार। आपको लेफ्ट लग रहा होगा, ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट, आपका लेफ्ट, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट, आपका राइट, है ना। अब ऐसे हो गया, मैं पलट गया, ठीक है ना। तो ई ऊपर बी बाहर, ई ऊपर बी बाहर, ई ऊपर बी बाहर, समझ गए? ई ऊपर बी बाहर, तो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी जा रहा है, वेव इस तरफ जा रही है, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है? ई क्रॉस बी। याद रखना, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, वेव की डायरेक्शन आ जाएगी। अगर कोई मीडियम चेंज हो जाए, अगर कोई मीडियम चेंज हो जाए तो वहां पे ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो वैक्यूम के लिए है, ये वैल्यूज भी वैक्यूम वाली होती हैं। अगर कोई मीडियम चेंज हो जाए तो वहां पे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी अलग होंगी, ठीक है ना। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी क्या होंगी? अलग होंगी। तो ये म्यू होगा और ये एप्सिलॉन होगा, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो वहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि स्पीड भी चेंज हो जाएगी। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा और यहां पे भी पढ़ा होगा दोबारा ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V। यहां पे मैं इसको म्यू डैश बोल देता हूं और इसको बोलता हूं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो साइन है, मैंने म्यू डैश जानबूझ के किया इसको, क्योंकि म्यू यहां पे यूज किया। ये म्यू कौन सा है? परमिएबिलिटी वाला, और ये वाला म्यू कौन सा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो म्यू इज इक्वल टू C/V। सी क्या है? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है? 1/μ इंटू एप्सिलॉन। तो ये बनेगा ये म्यू एप्सिलॉन अपॉन μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो μ/μ0 क्या बन गया? बोलो भाई, μ/μ0 क्या बन गया? म्यू आर। एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया? एप्सिलॉन आर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर को, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिलेटेड है? लाइट से, ठीक है ना। और लाइट किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किससे रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो उस मीडियम की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिपेंड करेगा कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो जी, ये भी हो गया। क्वेश्चन कर ले? हाँ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूं, आप देखिएगा क्वेश्चन को, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व करने लगे हो, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा इसको। देखो लेकिन मैं समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है। आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, स्पीड निकालनी है वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है, और एक्सप्रेशन लिखना है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। समझ गए? समझ गए? समझ गए होगे? बिल्कुल समझ गए होगे, ठीक है ना। तो ये 5 चीजें आपको करनी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? वीडियो को पॉज कर सकते हो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर मेरे एक एक पार्ट के साथ अपना एक एक पार्ट मैच करते जाना, और फिर आंसर हम निकाल देंगे। तो चलो मैं तो शुरू करता हूं, मैं क्यों रोकूं भाई?
ये क्या होता है, ओमेगा टी, अरे यार कलर कलर कलर, ये क्या होता है, ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी होता है। और ये क्या होता है, के एक्स, समझ गए, तो ये ओमेगा आ गया, ठीक है ना, ये ओमेगा आ गया। अब सुनो ध्यान से, ओमेगा क्या है, 3 × 10⁻⁻11 पाई, इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, तो पाई से पाई कट गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1.5 इंटू 10⁻11 हर्ट्स, 1.5 इंटू 10⁻11 हर्ट्स, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, आगे क्या है, वेवलेंथ, ठीक है ना, आगे क्या है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है, ठीक है ना, वेवलेंथ को देखो, ठीक है ना, वेवलेंथ क्या है, 5000 पाई, इसको क्या बोल सकते हैं, के, यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/5000, 2/5000, यानी कि इसको लिख सकते हो 4/10,000, ठीक है ना, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, समझ गए, ये क्या आ गया, लैम्डा आ गया, ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा। अच्छा जी, आगे देखो, अब लैम्डा के बाद स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, ओमेगा बाय के, ठीक है ना, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, ओमेगा बाय के होती है, ओमेगा बाय के, ठीक है ना, स्पीड ऑफ वेव क्या है, ओमेगा बाय के है, ओमेगा बाय के, ठीक है ना, ओमेगा बाय के, तो ओमेगा लिख दो 3 × 10⁻11 पाई, और यहां पे क्या आएगा 5000 पाई, यहां पे क्या आएगा 5000 पाई, तो ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है ना, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो 3/5 इंटू 10⁻8 बचेगा, तो ये 0.6 इंटू 10⁻8, यानी कि 6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था, मैं ऊपर कर देता हूं इसको, ठीक है ना, यहां पे भी जगह है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट, है ना, ये बी नॉट है, ये बी नॉट है, बस इसको सी से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, 8 इंटू 10⁻⁻6, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 2400, ठीक है ना, 2400, ये 2400 हमारे पास बन गया, है ना, यही बना ना, 2400 बना, और न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, दोनों ही इसके जो हैं वो होते हैं, यूनिट्स होते हैं, तो ये डी पार्ट हो गया। राइट डाउन द एक्सप्रेशंस फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले किस डायरेक्शन में ऑसिलेट होगी, ये जा किस में रही है, एक्स में, ये किस में है, जेड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ऑसिलेट होगी भैया, वाई में, ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट यानी कि 2400 साइन ओमेगा टी, बाकी सबसे, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, ठीक है ना, और इसके यूनिट्स न्यूटन पर कूलम, इसके यूनिट्स क्या है, टेस्ला, ठीक है ना, उसके यूनिट्स क्या है, टेस्ला मत लिख देना भाई, टेस्ला मत लिख देना, और ये साथ में लिखना जरूरी है, नंबर काट लेंगे वो, नंबर काट लेंगे, ये वाई लिखना जरूरी है साथ में, हाँ, तो नंबर काट के हाथ में पकड़ा देंगे, ये लो कट गए नंबर आपके, ठीक है जी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या बात करने वाले हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, तो अब कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस ऑप्टिकल इफेक्ट। जो हम लाइट को देख पाते हैं ना, जो हम लाइट को देख पाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से देख पाते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का रोल नहीं होता। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर या ऑप्टिकल वेक्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट कंटेन्स नो चार्ज। लाइट है भाई, ईएम वेव है क्या, लाइट है, लाइट के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकती, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू ई होता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई, एफ बी जिसे हम लिखते हैं वो क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो उसके लिए चार्ज होना जरूरी है, अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो जो नेट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना, जो नेट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी कि कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। The energy carried by the electromagnetic wave is equally divided between electric field and magnetic field। अब हम बात करेंगे भाई एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या बात होगी। एनर्जी कैरिड बाय द ईएम वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो एनर्जी डेंसिटी होती है, छोटे यू से लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या वर्डिंग है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इसको याद रखने का तरीका, एप्सिलॉन नॉट ऊपर और म्यू नॉट नीचे, एप्सिलॉन नॉट ऊपर म्यू नॉट नीचे, ठीक है ना। जैसे गॉस लॉ है, गॉस लॉ में उल्टा होता है, एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एम्पियर्स लॉ में म्यू नॉट ऊपर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर है और म्यू नॉट नीचे है, बाकी हाफ का हाफ है और ई की जगह बी आ गया। ये एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले होते हैं, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले होते हैं, दैट इज दिस, ठीक है ना। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अब अगर इनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाए विद टाइम, ठीक है ना, विद टाइम या विद जगह के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, तो जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, ये ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई की वैल्यू पुट करिए बेटा, ई की वैल्यू पुट करिए, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कोई भी लिखा हो, यानी कि कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन लिखा हो या कॉस का फंक्शन लिखा हो, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो इसकी जब हम एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो वो होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो वो होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और सिमिलरली मैग्नेटिक एनर्जी, यू बी लिखते हैं इसको मैग्नेटिज्म के लिए, तो ये होगी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो आप समझ रहे हो कि कहां पे 4 लगाना है और कहां पे 2 लगाना है। अगर वैसे ही लिख रहे हो एनर्जी किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे, तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर, और ई की वैल्यू ये, ऐसे ही बी की वैल्यू भी ये, ठीक है ना। तो लेकिन जब आप एवरेज लिख रहे हो तो वहां पे 1/4 लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए और मैग्नेटिक के लिए। अब ये कहा गया है इसमें कि ये दोनों इक्वल होती हैं, ये इक्वल होती हैं, ठीक है ना, ये हम प्रूव भी करेंगे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये चीज हम आगे जाके प्रूव करेंगे, आपको एग्जाम में प्रूफ भी आ सकता है कि ये दोनों बराबर होती हैं। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली और एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिज्म वाली, ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको छोटे यू से लिखा जाता है भाई, छोटे यू से लिखा जाता है, म्यू से मत लिखना। वहां पे एग्जाम हॉल में जाओगे म्यू से मत लिखना भाई, यू का प्रयोग करना, यू, ठीक है ना, क्योंकि म्यू तो वो म्यू होता है ना दूसरे वाला, परमिएबिलिटी वाला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी होता है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। छोटे यू से लिखना, लेकिन यू लिखना, म्यू मत लिखना, ठीक है ना।
तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अब इनकी टोटल एनर्जी एवरेज लिख सकते हैं क्या? अगर वैसे आपको देखो, मैं समराइज कर देता हूं, एनर्जी डेंसिटी अगर आपको लिखनी है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लिखनी है तो हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अगर आपको इनका एवरेज लिखना है, यू ई का एवरेज लिखना है, तो क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर आपको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज लिखना है तो ये बनेगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है ना, ये बनेगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये एवरेज हो गया। अब ये दोनों इक्वल होती हैं तो टोटल का एवरेज क्या होगा, है ना, टोटल का एवरेज। अगर मुझे टोटल डेंसिटी निकालनी होगी तो ये होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है ना, ये हो गई। अब यहां पे टोटल का एवरेज निकालना है, यानी कि टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, अरे भाई, और प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, अरे बोलो लल्ला, है ना। तो ये दोनों का एवरेज होगा, तो दोनों का सम होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ नहीं 1/4, और 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय क्या बनेगा, म्यू नॉट। दोनों बराबर हैं। अब दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है। इसमें बीच में देखो मैंने प्लस नहीं लगाया, क्योंकि 1/4 और 1/4 को प्लस करके क्या आएगा, 1/2। इसको या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिख लो, है ना। टोटल, टोटल का एवरेज है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज, ये मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज, ये टोटल का एवरेज। और इसमें टोटल, इसमें टोटल क्या होगी भाई, ये हाफ है, ये हाफ है, तो इसमें जब आप टोटल करोगे तो इसमें हाफ लगाने की अब जरूरत नहीं है। इसमें जब आप टोटल करोगे दोनों का तो इसमें हाफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। इसमें 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा, और इसमें हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लेना कि क्या पूछा गया है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछी गई है, क्या मैग्नेटिक पूछी गई है, क्या टोटल पूछी गई है, क्या एवरेज पूछी गई है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक की एवरेज पूछी गई है, क्या मैग्नेटिक की एवरेज पूछी गई है। जो भी पूछा गया हो बता देना भाई, बता देना। चलो जी, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। शो करो, अब शो करने का वक्त आ गया, शो करने का वक्त आ गया भाई। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की जो एवरेज है वो दोनों बराबर हैं, ये प्रूव करना है। दोनों की जो दोनों हैं उनका जो एवरेज है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, यह प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें सर, सर ये तो आ ही ना है सर। आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा, पाएगा भाई। एनर्जी डेंसिटी एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज 1/4 पी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो, 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है ना, बाय म्यू नॉट। 1/4 कट गया, ठीक है जी, 1/4 क्या हो गया, कट गया। इधर देखो अब, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो गया इधर, ठीक है ना, इधर क्या हो गया, बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी, अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई, ठीक है ना, ये दोनों बराबर प्रूव करनी है ना, ये दोनों बराबर प्रूव करनी है, तो इसको लेके चलते हैं हम, ठीक है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ई नॉट जो होता है वो सी बी नॉट होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो पुट करो ना यार, बी नॉट की वैल्यू को ई नॉट बाय सी पुट करो, ठीक है ना, ई नॉट बाय सी पुट करो, देखो क्या आता है, ई नॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, बन गया ये। देखो इसको लेके चल रहा हूं मैं, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इसको भूल जाओ, मैं इधर वाली टर्म को लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, तो इसको लेके चल रहा हूं, तो ये बन गया ये। अब देखो सी स्क्वायर क्या होता है, सी क्या होता है, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है ना, यही होता है। c क्या होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो c स्क्वायर क्या हो गया, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू μ0 है ही, तो μ0 से μ0 कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा, ऊपर। तो क्या ये एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर आ गया, क्या ये एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया भाई, यही तो आ गया, अरे यही तो आ गया, वो रिलेशन पुट किया और ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिखने में तो माहिर हो ना, हाँ हेंस प्रूव्ड लिखने तो हम माहिर हैं भाई, हाँ हेंस प्रूव्ड तो लिख ही देंगे सर, चाहे हो ना हो, हेंस प्रूव्ड तो लिखा ही जाएगा, कुछ ना कुछ लिखेंगे, अंदर स्टोरी लिख देंगे, शाहरुख खान की पिक्चर की पूरी स्टोरी लिख देंगे, या फिर जो अभी नई पिक्चरें आई हैं उनकी स्टोरी लिख देंगे, पुष्पा की स्टोरी लिख देंगे, लेकिन प्रूव तो करके रहेंगे सर, प्रूव तो करेंगे ही करेंगे। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, पर सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। देखो भाई क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया से एनर्जी, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली। जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया है, ये लाइट आ रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है, तो अगर लाइट क्रॉस कर रही है तो इसकी एनर्जी क्रॉस कर रही है, तो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इसमें से क्रॉस कर रही है, वो क्या है, इंटेंसिटी है। कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इसमें से क्रॉस कर रही है, वो इंटेंसिटी है। परपेंडिकुलरली, इसके परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। अब देखो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी डेंसिटी इंटू सी होता है भाई, ठीक है ना, इसको याद रखना। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी डेंसिटी इंटू सी होता है। तो अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि कभी आपको एनर्जी निकालनी हो, ठीक है ना, तो एनर्जी दी हो, एनर्जी डेंसिटी दी हो और सी दिया, सी तो हमें पता ही होता है, तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। और कभी इंटेंसिटी दी हो तो उससे आप एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हो। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर जो भी है ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। बस ये देख लेना कि कौन सी इंटेंसिटी पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड वाली पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पूछी है, एवरेज पूछी है ना, कौन सी पूछी है, क्योंकि उसके हिसाब से एनर्जी डेंसिटी लगाओगे ना। तो इसको बस सी से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। इसकी होती है डेरिवेशन, लेकिन अभी क्योंकि वन शॉट है यार, तो इसमें हम फालतू में क्यों जाएं डेरिवेशंस में, ना। जो डेरिवेशन की जरूरत थी वो मैंने आपको करवा दी, ठीक है ना, जो डेरिवेशन की जरूरत थी वो मैंने आपको करवा ही दी है। आगे चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ लो, मैं साइड में हो जाता हूं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, ERMS दे रखा है। पॉज कर लो वीडियो को, इससे पहले कि मैं आपको हिंट दूं, ठीक है ना, पॉज कर लो। तो इसमें ERMS दे रखा है, ERMS दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू निकालनी है, मतलब B0 निकालना है। मतलब क्या निकालना है, B0। तो भाई ERMS क्या होता है, E0/√2 होता है, वो 6 दे रखा है, 6 वोल्ट पर मीटर। यूनिट जरूर चेक करने होते हैं, यूनिट जो है हमें जरूर चेक करने होते हैं कि भाई यूनिट कहीं बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर रहे, तो यूनिट बखेड़ा नहीं खड़ा कर रहे, वोल्ट पर मीटर। तो E0 जो हो गया वो 6√2 हो गया, ठीक है ना। तो E0 जो होता है वो CB0 होता है, तो B0 क्या आएगा भाई, E0/C। B0 क्या आएगा, E0/C। तो E0 कितना है, 6√2, और इसको C से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 × 10⁸ से डिवाइड कर दो, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये क्या बनेगा, 2√2 × 10⁻⁻8, 2√2 × 10⁻⁻8, तो √2 होता है 1.41, तो ये बन गया तकरीबन 2.82 × 10⁻⁻8 टेस्ला। इसके यूनिट क्या होंगे, टेस्ला। आंसर आ गया, ये 2.83 लिखा हुआ है ना, हाँ ये टिक कर दो यार। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते तो आंसर क्या हो जाता, चेंज हो जाता, क्योंकि साथ साथ वाली वैल्यू है भाई, इसको 2 से डिवाइड करो, ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी है भाई, फ्री के नंबर होंगे, लेकिन ये देख लेना कौन सा दिया हुआ है, कौन सा निकालना है। तो आई होप आप गलती नहीं करोगे, मेरी बात जरूर मानोगे, मानने पड़ेगा। हाँ, तो तक है अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इनमें से ऑप्शंस है ऐसा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, कौन से को यूज किया जा सकता है, पॉज कर लो। हाँ देखिएगा, अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टेशनरी चार्ज, चार्जलेस पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज। अभी तो बताया, एक्सेलरेटिंग चार्ज से ही ईएम वेव प्रोड्यूस होता है जे, का है यही होता है जे। Which of the following statement is false for the properties of EM waves, पढ़ लो और फिर उसके बाद जो है पॉज कर लो, बाद क्या अभी पॉज कर लो क्योंकि अब मैं करवाने वाला हूं। चलो जी, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कई बार ना ध्यान में नहीं रहता कि यार फॉल्स पूछा गया है कि ट्रू पूछा गया, हम जल्दबाजी में पढ़ना शुरू कर देते हैं, पता चला ए ऑप्शन पढ़ा ये सही है टिक कर दिया, अरे गलत बताना था भाई, गलत बताना था। Both electric and magnetic field vectors attain the maxima and minima at the same place and the same time, phase difference जीरो होता है, एक ही जगह पे मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं, मतलब एक ही जगह पे ऊपर जाती हैं और एक ही जगह पे नीचे आती हैं, सही है। The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric field and magnetic field vectors, बिल्कुल सही है। Both electric field and magnetic field vectors are parallel to each other, गलत भाई, परपेंडिकुलर, गलत हो गया, यही आंसर है वैसे। चलो चौथा भी पढ़ लेते हैं, आंसर तो पता चल गया। These waves do not require any material medium for travel, इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर है भाई। समझे, समझे कि नहीं समझे बबुआ, अरे बाबू समझ ना, हाँ समझ गए सर, समझ गए, हो गया क्या, हाँ ये तो हो गया। चलो, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स की वजह से क्या इंटेंसिटी होती है वो देख रहे हैं। इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, अभी बताया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकते हैं, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। तो पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, मान लो यहां पे कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो मान लो स्पीकर है, छोटे स्पीकर देखें, छोटे स्पीकर, छोटे स्पीकर है कोई, या बल्ब है, बल्ब मान लो, तो बल्ब से जो रोशनी है वो चारों तरफ फैलती है, पूरे स्फीयर में फैल जाएगी ऐसे, जैसे गॉसियन सरफेस होती है ना, पॉइंट चार्ज की जो गॉसियन सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो इसी तरीके से ये जो लाइट है इसकी, एक बल्ब की जो लाइट है, पॉइंट सोर्स बल्ब को मान के चल रहे हैं, छोटा सा होता है ना बल्ब, बड़ा लगा दो तो अलग बात है कि यार सर हम तो ट्यूब ले आए, ट्यूब ले आए, ठीक है ना, तो इसके ऊपर ट्यूब लगी हुई है भाई, हाँ हम तो ट्यूब ले आए, तो ये देखो सर ये तो छोटा सोर्स है, बड़ा सोर्स है, नहीं भाई हम तो छोटे सोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये पूरे स्फीयर में फैल जाएगा, तो कितने एरिया में फैलेगा, कितने एरिया में फैलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया क्या है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ते हैं बेटा, वो जो मॉडर्न फिजिक्स में आता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे भी आता है वहां पे भी आता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तो लाइट की वजह से है, और ये क्या है, ये तो लाइट ही है, ईएम वेव्स लाइट है। तो पावर अपॉन एरिया, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना, फैलता जाएगा, उतनी लाइट फैलती जाएगी, ठीक है ना, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। तो हमारे पास जो लाइट आती है सन की, वो चारों तरफ फैलती है ना, तो हम इतनी दूर हैं सन से, तो हमारे पास क्या लाइट आती है, बहुत कम आती है। हाँ जी, चैप्टर खत्म होने वाला भाई, चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं, यस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंजेस हैं, ठीक है जी, रेंजेस मैंने आगे लिख भी रखी हैं। इस चार्ट को बस मैंने रेंज दिखाने के लिए आपको नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए दिखाया है आपको कि भाई कहां से कहां क्या क्या होता है, ठीक है ना, कहां से कहां क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो ये जो लिखा हुआ है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन, एएम रेडियो, लॉन्ग रेडियो वेव्स, जो भी हैं, है ना, एफएम रेडियो, ये सारी रेडियो वेव्स हैं। सारी कौन सी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं भाई, सारी की सारी रेडियो वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स की कैटेगरी में आती हैं।
रेडियो वेव्स के बाद आती हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है ना, उसके बाद आ जाती हैं माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो टोटल 7 हैं, 1 2 3 4 5 है, नहीं ये 1 यार, क्या नंबर लिख रहा हूं मैं, अरे सर आप तो गिनती भूल गए सर, क्या करें यार, पढ़ाई नहीं करी यार, पढ़ाई नहीं करी बचपन में, गिनती भूल गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। 1 कौन सा, रेडियो, दूसरा माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल। ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब इस तरफ अगर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, और नीचे की तरफ जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होगी, तो ऊपर की तरफ जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीजिंग है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी होगी, जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब E इज इक्वल टू एच न्यू होता है बेटा, एच न्यू या न्यू को एफ भी बोल सकते हैं, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेव की उतनी वो खतरनाक है, क्योंकि उतनी एनर्जी ज्यादा है। गामा रेज बहुत खतरनाक है भाई, बॉडी पे पड़ जाए तो बड़ी खतरनाक है, एक्सरे भी खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट भी खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट स्किन को डैमेज कर देती है। एक्सरे, एक्सरे हम करवाते हैं क्योंकि हमारी जरूरत है, ऐसे नहीं, लेकिन एक्सरे मशीन के सामने 1 घंटा खड़े रहो, 1 घंटा खड़े रह गए एक्सरे मशीन के सामने, हालत खराब हो जाएगी। हाँ, गामा रेज, ठीक है ना, गामा रेज, गामा रेज और खतरनाक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, खतरनाक सेल्स को मारने के लिए। ये देखो, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये विजिबल रेंज का पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन है ये विजिबल रेंज का पोर्शन है, ये विजिबल दिखा रखा है, ये 400 नैनोमीटर और ये 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जो है ये विजिबल रेंज होती है, क्योंकि नीचे वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट कलर की, विजिबल में से, ठीक है ना। वॉयलेट के ऊपर, क्योंकि ये विजिबल है, ठीक है ना, यहां पे विजिबल है, विजिबल के ऊपर अल्ट्रावायलेट, फिर नीचे आ रहे हैं देखो, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल आया, विजिबल में सबसे पहले कौन आया, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर रेड के बाद नीचे गए तो क्या आया, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है ना, इस तरीके से बन गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, बस याद ही करनी है हमें। एक्सेलरेटेड मोशन जो चार्ज का होता है, एलसी ऑसिलेशन, ठीक है ना, जो एलसी ऑसिलेशन होता है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर मतलब ये सर्किट की बात कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एलसी ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उस टाइम भी लिखा था, ओमेगा 1/√LC, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/2π√LC, तो इतनी फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी। रेंज कम होती है इनकी फ्रीक्वेंसी, 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक, और टीवी कम्युनिकेशन में और रेडियो में, टीवी रेडियो जो इससे सुनते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कम होती है भाई, ये कम खतरनाक है। मोबाइल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन, सारी कम्युनिकेशंस लगभग इसी रेंज में होती हैं भाई, ठीक है ना, लगभग इसी रेंज में होती हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियो वेव, सबसे कम खतरनाक है, इसीलिए हम यूज भी कर लेते हैं, मोबाइल, रेडियो सब यूज करते हैं ना, अगर खतरनाक होती तो यूज ही नहीं कर पाते भाई। अगला देखो, माइक्रोवेव, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स आती हैं, वॉल्व्स आते हैं इनके लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आती हैं जिनसे ये प्रोड्यूस होता है, गन डायोड्स होते हैं, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व होता है, मैग्नेट्रॉन वॉल्व होता है, ये दोनों वॉल्व होते हैं, ये क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, इनको वॉल्व बोलते हैं। तो बस ये नाम याद रखो यार, हमारे सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर में भी नाम नहीं आता क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं, तो बस इसके लिए बस इनके नाम हमें याद रखने हैं। इनकी जो रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, गीगा में पहुंच गया। गीगा क्या होता है, गीगा क्या होता है, 10⁹ है ना, गीगाहर्ट्ज में पहुंच गया भाई। उसके बाद किस में यूज होते हैं, रडार सिस्टम में यूज होते हैं भाई, रडार, ठीक है ना, रडार एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, ठीक है ना, यूज टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल। जब क्रिकेट खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है, तो उनकी बॉलिंग की स्पीड आती है ना, हाँ स्पीड आती है, तो किया क्या जाता है, मान लो ये क्रिकेट बॉल है, मान लो ये बॉल है, क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है या ऑटोमोबाइल है, कोई व्हीकल चल रहा है, तीनों ही केसेस में, ठीक है ना, किया क्या जाता है, उसके ऊपर ये रेडिएशंस मारी जाती, ठीक है ना, ये रेडिएशंस मारी जाती हैं, फ्रीक्वेंसी
ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो मारी जाती है, यानी कि माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। फिर इनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, इनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है डॉपलर इफेक्ट की मदद से, ठीक है ना। इसमें यूज होता है डॉपलर इफेक्ट। ज्यादा देखो, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन डॉपलर इफेक्ट से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उसकी मदद से ये डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट किस पे बेस्ड है? कि वेलोसिटी पे, है ना, कि जो मान लो सिटी आ रही है, ट्रेन ट्रेन आ रही है, विसल ब्लो कर रही है, तो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है उसके हिसाब से जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ट्रेन की वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इसकी मदद से ये ट्रेन की वेलोसिटी पता कर सकते हैं, इस कंसेप्ट की मदद से क्या पता कर सकते हैं? ट्रेन की वेलोसिटी पता कर सकते हैं भाई। तो ये माइक्रोवेव्स करी जाते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन तो इसी पे बेस्ड है भाई। माइक्रोवेव ओवन में खाना रखा, ठीक है ना, खाना रखा, उस पे माइक्रोवेव्स डाली गई। होता क्या है, इस खाने के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, खाना है, खाने के पार्टिकल्स हैं। खाना देख के मन में लड्डू फूट रहा है, मान लो मैगी है, मैगी तो बनानी आती है, कुछ और हो ना हो, किसी को कुछ और आता हो ना हो, मैगी जरूर बनानी आती है। कुछ लड़कियां अपने बायोडाटा में ऐसा लिखती हैं कि उन्हें खाना बनाना आता है, फिर जब उनसे पूछो डिटेल में कि क्या क्या बनाना आता है, तो मैगी के अलावा उन्हें दूसरा शब्द नहीं मिलता कि भाई हम मैगी के अलावा, अरे मैगी बनानी आती है, पानी उबाल लेते हैं, दूध उबाल लेते हैं, बस यही करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे ये फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, मॉइस्चर होता है, यानी कि वाटर पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये यहाँ पे आके पड़ती हैं रेडिएशंस, तो ये मॉइस्चर यानी कि वाटर पार्टिकल्स को क्या करती हैं? हीट करती हैं, जिसकी मदद से खाना क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो ये माइक्रोवेव्स ही इस पे डाली जाती हैं। माइक्रोवेव्स आती हैं, इसको क्या करती हैं? गर्म करती हैं। जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी है, वो जल्दी गर्म हो जाता है भाई, ठीक है ना, तो उसकी मदद से खाना भी जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसलिए माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन, हॉट बॉडीज की वजह से यूज होता है। कोई भी चीज हॉट होने लगती है तो उसके एटम ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, हॉट हो गया, हॉट हो गया भाई, ठीक है ना। हाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हीट वेव्स भी बोला जाता है। नहीं, हीट से मेन काम होता है, ठीक है ना, हीट से मेन काम होता है। इट इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, हम नहीं देख सकते, हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम भी प्रोड्यूस करते हैं भाई, है ना, ये इंफ्रारेड हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हम। स्नेक देख लेते हैं, मतलब अगर स्नेक लोग हमें देखेंगे ना, वो कहेंगे अरे इस बंदे में से तो लाइट निकल रही है। हाँ, हम में से लाइट निकलती है भाई, और सांप देख लेते हैं हमें, वो देखेंगे अरे भैया लाइट निकल रही है, बंदा गजब है यार। दीज वेव्स आर रेडिकली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर, CO2, NH3, इनसे ये वेव अब्सॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है ना, इनसे ये वेव अब्सॉर्ब हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेती है, पानी भी अब्सॉर्ब कर लेता है, अमोनिया भी अब्सॉर्ब कर लेता है, इन वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि हीट पे बेस्ड है ना, गर्मी बढ़ जाती है भाई। फ्रीक्वेंसी रेंज देख लो, वेवलेंथ देख लो, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है, देख रहे हो, नैनोमीटर मिलीमीटर में आ गई, ठीक है ना, तो मिलीमीटर नैनोमीटर की रेंज में चली गई, ठीक है ना। हाँ, तो 10⁻11 10⁻14, ठीक है ना, 10⁻11 10⁻14 यूज टू 3 टू, किसके थ्रू देखा जा सकता है? यूज्ड टू सी थ्रू फॉग एंड स्मोक, फॉग एंड स्मोक के थ्रू देखा जाता है। मस्कुलर पेन को ट्रीट, क्योंकि गर्म होती है ना, हीट रेडिएशंस होती हैं, तो जब हमारी बॉडी में गरम गरम ऐसे रखोगे तो आराम आता है ना, हाँ आराम आता है, हाँ, मसल्स रिलैक्स होती है। अरे भैया यहाँ से भी दबा लो, थक गया यार पड़ा पड़ा के। फॉग एंड स्मोक के थ्रू देखा जा सकता है उसको, फॉग एंड स्मोक को चीरती हुई चली जाती है, चीरती हुई चली जाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एवरेज टेम्परेचर थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखो, इट इज ए नैरो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो हम देखते हैं, ठीक है ना, हम जो देखते हैं वो यही है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन जंपिंग टू लोअर लेवल, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे जंप करते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं ये। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी हुई है, वेवलेंथ रेंज लिखी हुई है,
विजिबल लाइट emitted from reflective objects around us provides us information about the world. इससे हम दुनिया देख सकते हैं, ये वाली रेडिएशन से हम दुनिया देख सकते हैं. आईज डिटेक्ट कर लेती हैं इसे, फोटो सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म भी इन्हें डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है ना. तो ये हमारी आईज भी डिटेक्ट कर लेती हैं, ये सेल वेल भी डिटेक्ट कर लेते हैं. चलो जी, उसके बाद कौन सा आ गया, अल्ट्रावायलेट. सन से आती हैं, बड़ी हार्मफुल होती हैं, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं. स्पेशल लैंप्स और वेरी हॉट बॉडीज, बहुत गर्म जैसे सन है, कुछ स्पेशल टाइप के लैंप भी आते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं. कब प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रॉन जंपिंग की वजह से. इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे जंप करते हैं, ठीक है ना. बस ज्यादा रेडिएशंस की होती हैं, ज्यादा विजिबल से ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन तरीका वही है. फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ. मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम फ्रॉम द सन आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर हमारे लिए वरदान है, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. The UV rays in the large quantity produce harmful effect on human being. It causes production of melanin, tanning of skin. भाई टैनिंग वैनिंग हो जाती है, ये बायो वालों को ज्यादा पता होगा. मेलेनिन टैनिंग हो जाती है, टैनिंग तो हो जाती है. टैनिंग मेरे भी हुई थी यार, बहुत मतलब वो हो जाते हैं यार स्किन. हाँ, वाटर प्यूरिफायर्स में यूज होती है भाई, जर्म्स को किल करने के लिए. कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी. हेमा मालिनी आती है ना, हाँ आती है जी, क्योंकि कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी. अब उसकी बेटी भी आने लग गई साथ में, बेटी भी आती है अब, तो कैंट खरीद रखा है. मुझे लगता है उसको कैंट हर महीने कैंट वाले उसके घर पे वाटर प्यूरिफायर भिजवा देते हैं. लो भैया ये लो उठाओ. फ्रीक्वेंसी ऑर्डर 10⁻16 से 21. वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूब कॉल्ड मॉडर्न एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब आती है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ना, दो तरीके बोल रखे हैं. एक्सरे ट्यूब, ठीक है ना, एक ट्यूब आती है जिसमें कोलिजन्स करवाए जाते हैं एटम्स के, तो उसमें प्रोड्यूस होती है एक्सरे, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना, मतलब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है. एक्सरे आर यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन. यूज किया जाता है ना भाई, हड्डी वड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, क्योंकि ये हड्डियों से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना. हमारी हड्डी जो है, मान लो यहाँ से टूटी हुई है, तो उसमें एक्सरे डाली जाती हैं, तो हमारी जो एक्सरेज हैं वो बॉडी के टिश्यूज से तो पास हो जाती हैं, है ना, बॉडी के टिश्यूज से तो पास हो जाती हैं, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती. तो हड्डियों से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. हड्डियों से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. तो ये एक्सरे का काम है. मेरे पापा के एक बार चोट लगी थी हाथ में, लकड़ी खुप गई थी, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा खुप गया था. तो जो ऊपर ऊपर से दिख रहा था वो तो निकाल दिए, है ना, निकाल दिए, लेकिन जो बीच वाला फंसा रह गया वो दिखा ही नहीं. बड़े दिन हो गए यार, जख्म सही नहीं हुआ. हमने एक दो डॉक्टरों को भी दिखा लिया, तो एक्सरे भी कर लिया, लेकिन वो जो एक्सरे है वो उस लकड़ी के टुकड़े को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया भाई, है ना. लकड़ी के टुकड़े को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, धोखा दे दिया उस टाइम, ठीक है ना. वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, मतलब हो सकता है उससे पास हो गया हो, है ना, हो सकता है उससे पास हो गया हो. तो वो बाद में जब भाई नहीं सही हुआ, तो हमने कहा कि भाई जरूर कुछ ना कुछ है जो एक्सरे में नहीं आ रहा. तो खोल के देखा तो बड़ा सा टुकड़ा था. फिर सही हुआ, उसके बाद जाके जख्म सही नहीं हो रहा था यार. इंजीनियरिंग में फॉल्ट, क्रैक हो, होल हो, जैसे हड्डियों में क्रैक है वैसे ही किसी मेटल में क्रैक आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, फ्लॉ हो जाए, होल प्रेजेंट हो वहां पे, तो वहां से भी ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, वहां से भी ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. इसीलिए इनको वहां पे भी यूज करा जा सकता है. गामा रेज लास्ट, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, बहुत खतरनाक है, सबसे खतरनाक है. फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम. कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जाता है. कैंसर थेरेपी, है ना, किसी को कीमोथेरेपी, और एक होती है रेडियोथेरेपी. कीमोथेरेपी केमिकल्स दवाइयों की मदद से, रेडियोथेरेपी रेडिएशंस की मदद से. तो उसमें ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. रेडिएशंस मारी जाती हैं पर्सन पे, ठीक है ना, तो उसके जो कैंसर सेल्स हैं उसको खत्म करने के लिए. लेकिन ऑब्वियसली यार रेडिएशंस की तरफ एक्सपोज हो रहा है बंदा, तो सिंपल सी बात है भाई कि भाई जो बुरे सेल अगर खत्म हो रहे हैं तो अच्छे भी तो सेल खत्म होंगे साथ में. इसीलिए इंसान की हालत जो है वो अच्छी नहीं रहती इसके बाद. दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है, इसलिए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में अच्छा खासा बता देती हैं. तो ये याद कर लेना भाई सारे. रेंज नॉट एग्जैक्टली, लेकिन रेंज आइडिया होना चाहिए. पता चला आपसे रेंज का ही क्वेश्चन पूछ लिया,
कि ये बताओ कौन सी रेडिएशन है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यार 18 से 22, ठीक है ना। अगर इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो 3 × 10⁻18, वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 10 की पावर क्या है ना, वो याद कर लेना। और चलो ऐसा काम करना, आपकी सहायता कर देता हूं मैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो v को c लिख लो, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लाइट की स्पीड। सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लो, ठीक है ना। तो लैम्डा की रेंज अपने आप याद हो जाएगी, लैम्डा की रेंज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैम्डा की रेंज याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लो, और वो भी 10 की पावर्स याद कर लो बस, ठीक है ना। तो इसको जरूर याद कर लेना भाई, जरूर याद कर लेना। और लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा नैनोमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, मीटर्स में, ये याद रख लेना। लैम्डा वैसे तो चलो निकाल लोगे आप, ठीक है ना, अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज याद है, लेकिन हमारा जो विजिबल रेडिएशंस का लैम्डा है वो कहां से कहां होता है विजिबल के लिए, वो तो याद है क्योंकि बहुत बार यूज करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको तो याद रखो, निकालने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा वहां पे। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है ना, मोटा मोटी यही रेंज होती है। ये वैल्यूज बुक टू बुक वेरी कर सकती हैं, ठीक है ना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हल्की सी वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि ऐसे कोई फिक्स वैल्यूज नहीं होती, तो लेकिन फिर भी मोटा मोटी आप याद कर सकते हो कि ये है। चलो जी, धन्यवाद। अरे अच्छा, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, तो भूल ही गया था। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज। पॉज कर लो, क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। देखो सबसे पहले कौन सी आती है, रेडियो, ठीक है ना, फिर माइक्रो, फिर उसके बाद इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है भाई। फ्रीक्वेंसी नीचे जाते हुए बढ़ती है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो की होती है। तो रेडियो दे रखा है क्या, हमें रेडियो नहीं दे रखा है, इंफ्रा, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट और गामा। तो सबसे ज्यादा किसकी, माइक्रो की, तो माइक्रो सबसे पहले आना चाहिए, ये रहा माइक्रो, ठीक है ना, ए और सी ऑप्शन में है। उसके बाद माइक्रो के बाद आना चाहिए इंफ्रा, इंफ्रा है, बिल्कुल है, तो यही आंसर है। इंफ्रा के बाद अल्ट्रावायलेट, फिर क्या आएगा, गामा। तो ये ए आंसर है भाई, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, माइक्रो की, फिर इंफ्रा की, फिर अल्ट्रा की, फिर गामा की। ये ऑर्डर याद रहेगा, अगर ये ऑर्डर याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, अगर ये ऑर्डर याद रहेगा तो फिर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरेज इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो नहीं है, ठीक है ना। हीट रेज, हीट रेज कौन सी होती हैं, पॉज कर लेना, हीट रेज कौन सी होती हैं, अभी पढ़ा, इंफ्रा, इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड लिखा हुआ है, कई बार नाम के रिस्पेक्ट में धोखा कर लेंगे आपसे, ठीक है ना, बात तो इंफ्रारेड की हो रही है लेकिन नाम नहीं बता रहे हो। एक्सरेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, ये तो सारी होती हैं, ये नहीं है। ये कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये, तो ये रेडिएशन नहीं है, ठीक है ना, ये रेडिएशन नहीं है, समझे। धन्यवाद मेरी तरफ से भी, और ये भी धन्यवाद कर रही है, देखो आपका धन्यवाद कर रही है काफी ज्यादा, मेरी तरफ से भी धन्यवाद, इसकी तरफ से भी धन्यवाद। देख लो लेक्चर को, रिवाइज कर लो, जिसका भी रहता है, या किसी का थोड़ा बहुत पोर्शन भी रहता है तो वो भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो देख ही लिया होगा जितना भी आपको जरूरत होगी। धन्यवाद मेरी तरफ से, और ये चुन्नी की तरफ से, चुन्नी, ये इसका नाम चुन्नी रखा था, वो जो क्वेश्चन पूछने वाला बंदा है ना, ये वाला, इसका नाम चुन्नू रखा था मैंने, और इस लड़के का नाम चुन्नी, चुन्नू और चुन्नी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, बहुत जल्द, बहुत जल्द।